आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो, इश्क नापाक भाग 8। हेलो दोस्तों, 8वां भाग शुरू करने से पहले हम सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने हमारी बात का मान रखते हुए कहानी को सराहा, लाइक्स और कमेंट्स से बढ़ोतरी की। अच्छा फील हुआ काफ़ी। हम दुआ करते हैं आप सभी बहुत बहुत खुश रहें अपनी लाइफ में। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं जी। अंकल, क्या आप श्रद्धा को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? देवेंद्र को चुप देखकर रुद्र उनके आगे मिन्नतें करने लगा। ठीक है रुद्र, मैं कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है अंकल, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। निया और रुद्र खुश थे कि अब जल्द ही उन्हें श्रद्धा का पता मिल जाएगा। युवराज रात को घर देर से आए थे। आंखें बंद करके अपने कमरे में ही लेटे ही थे कि काया सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। युवराज, आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, कम से कम दूध तो पी लीजिए। काया, मेरा सर दुख रहा है, मैं आराम करना चाहता हूँ। आप कहें तो आपका सर दबा दूँ? नहीं, रहने दो। बच्चे सो गए हैं क्या? हाँ। तो ठीक है, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शुक्रिया काया, मेरे घर को संभालने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है युवराज, ये घर और इसमें रहने वाले लोग मेरे अपने ही तो हैं। काया अपने कमरे में चली गई थी। उसने मन ही मन गुस्सा आ रहा था युवराज पर। वो संकेत पर संकेत दिए जा रही थी, लेकिन वो कदम आगे बढ़ाने के लिए ही तैयार नहीं थे। वो कहना चाहती थी युवराज से कि वो आज से नहीं, उससे पहले से उनसे प्यार करती है। गलती बस इतनी हो गई कि वो उन्हें कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई, और फिर अचानक से उनके ज़िंदगी में श्रद्धा आ गई। उसने सोचा था युवराज कभी शादी नहीं करेंगे और एक दिन वो खुद काया से शादी के लिए कहेंगे, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। युवराज को श्रद्धा से नफरत थी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ऐसी कोई रात नहीं गुजरी होगी जब उन्हें उसका ख्याल ना आया हो। कई बार रुद्र की बात याद आती थी कि डैडी, आपने अच्छा नहीं किया श्रद्धा मॉम पर हाथ उठाकर। श्रद्धा के चेहरे पर उंगलियों के निशान, नाक और होंठों से खून बहता उन्हें शर्मिंदा कर देता था। अपनी ही नज़रों में अपने होंठों पर श्रद्धा का आखिरी स्पर्श रात को उन्हें बेचैन कर देता था। जिस दिन पहली बार देखा था उसे, वो उसी दिन समझ गए थे कि उसकी जगह उनके ज़िंदगी में कोई नहीं ले पाएगा। बड़ी ही अजीब स्थिति थी। वो उसे चाहकर भी भुला नहीं सकते थे और ना ही उसका चेहरा ज़िंदगी में दोबारा देखना चाहते थे। श्रद्धा की याद जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती थी। वरुण कहाँ था, किसी को खबर नहीं थी। युवराज के परिवार के लिए वो मर चुका था। ना उन्होंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही उसने कभी उनसे संपर्क में आने की कोशिश की। श्रद्धा से जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन वरुण ने जो किया वो सोच समझ कर किया। वो आखिरी समय तक मना करती रही, लेकिन वरुण के ज़बरदस्ती करीब आने के बाद ना वो खुद को रोक पाई और ना ही उसे। वरुण की हवस और काया की साजिश ने मिलकर श्रद्धा का घर बर्बाद कर दिया था। सब कुछ इतना बिखर गया था कि जिसे समेटना अब नामुमकिन सा था। कुछ दिन बाद देवेंद्र का फ़ोन आया निया को, और उन्होंने उसे एक नंबर दिया। हेलो निया, ये मिसेस रश्मिका बत्रा का नंबर है। श्रद्धा का नंबर मुझे नहीं मिला। उम्मीद है इस नंबर से आपका काम हो जाएगा। जी अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल। निया दौड़कर रुद्र के कमरे में चली गई बताने के लिए, रुद्र एक खुशखबरी है, श्रद्धा का तो नहीं लेकिन रश्मिका आंटी का नंबर मिल गया है। चलो उनको फ़ोन करके देखते हैं वो क्या कहती हैं। यहाँ नहीं दीदी, काया आंटी कभी भी टपक सकती हैं। तमीज़ से बात करो उनके बारे में रुद्र, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। पहले मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन जब से श्रद्धा मॉम का किस्सा हुआ है तब से इज्जत थोड़ी कम हो गई है। आजकल रोज़ रात को वो डैडी के कमरे में दूध का ग्लास लेकर पहुंच जाती हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती दीदी। उन्हें डैडी को श्रद्धा मॉम को घर लाने के लिए समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने उन दोनों को इस बारे में कभी बात करते नहीं देखा। तुम्हारी बात सही है रुद्र, चलो फिर स्टारबक्स चलते हैं, इसी बहाने कॉफ़ी भी पी लेंगे और बात भी हो जाएगी। ठीक है दीदी। काया को बताकर दोनों स्टारबक्स चले गए थे। श्रद्धा घर पर बेटी के साथ थी और रश्मिका अविनाश के साथ कॉफ़ी पीने बाहर गई हुई थी। दोनों कॉफ़ी पीते पीते आपस में बात कर रहे थे, तभी रश्मिका का फ़ोन बजा। हेलो रश्मिका आंटी, मैं निया बोल रही हूँ। निया कौन? निया युवराज सिंह राठौर, मुझे श्रद्धा से बात करनी है। ओह, बड़े दिनों बाद याद आई तुम्हें श्रद्धा की। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ही बता दीजिए कि श्रद्धा ने डैडी को धोखा क्यों दिया। तुम्हारे डैडी को सच पता है? उनसे क्यों नहीं पूछती जाकर। आंटी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मैं और रुद्र श्रद्धा को घर वापस लाना चाहते हैं। तुम कुछ भी कर लो निया, युवराज सच स्वीकार नहीं करेगा। उसके लिए वो सीढ़ी ही एकमात्र सच है। मैं जानती हूँ आंटी, पर कोशिश करने में क्या जाता है। तो ठीक है फिर सुनो,
श्रद्धा के एक्सीडेंट मिसकैरेज से लेकर वरुण और श्रद्धा के अफेयर के पीछे काया का हाथ है। जब रश्मिका ने शुरू से लेकर अंत तक निया को सच्चाई बताई तो उसके पैरों के नीचे से मानो किसी ने जमीन ही खींच ली हो। रुद्र उससे बार बार पूछ रहा था क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे पता था निया, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। सबूत के तौर पर तुम्हें श्रद्धा की ब्लड रिपोर्ट और जूस की रिपोर्ट भेज रही हूँ। जी आंटी। रश्मिका के फोन रखने के बाद निया गहरी सोच में डूब गई थी। निया को इन सारी बातों को समझने के लिए समय चाहिए था। ये सब सुनकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दीदी कुछ बताओगी, रश्मिका आंटी ने क्या कहा? एक मिनट रुको रुद्र, आंटी ने 2 रिपोर्ट्स भेजी हैं। रिपोर्ट्स देखकर तो उसका भी और दिमाग घूम गया। उसने फ़ोन रुद्र के हाथ में दे दिया। ओह माय गॉड, ये क्या है दीदी? श्रद्धा मॉम को ये जूस कौन पिलाता था? काया आंटी। यही नहीं रुद्र, एक्सीडेंट वाले दिन भी उन्होंने उसे जूस में नींद की दवाई मिलाकर दी थी, जिसकी वजह से उसे कार चलाते चलाते चक्कर आ गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। खैर इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि श्रद्धा उस दिन गुस्से में थी और ठीक घर से निकलने से पहले आंटी ने उसे जूस पीने के लिए दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रुद्र, ये सब देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। ऐसी दवाइयाँ खिलाने से तो कोई भी अपने होश खो सकता है। इसमें श्रद्धा का क्या कसूर है? इसमें सारा दोष काया आंटी और वरुण का है। उन्हें श्रद्धा के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो दोनों के नाम से ही घिन आ रही है। सच कहा दीदी, इस बात को तो स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। वरुण ने बहुत ही घटिया हरकत की है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से भाग गया। वरुण को छोड़ो रुद्र, जो होना था वो तो हो गया। अब ये सोचो कि डैडी को इस बात पर भरोसा कैसे दिलाएं। वो तो काया आंटी पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। जब उन्होंने श्रद्धा की बात पर विश्वास नहीं किया तो वो हमारी बात पर क्या करेंगे? दीदी अगर आंटी श्रद्धा मॉम के साथ ऐसा कर सकती हैं तो डैडी के साथ भी तो कर सकती हैं। वो श्रद्धा मॉम की जगह लेना चाहती हैं। वो उन्हें जूस पिलाती थी और आजकल डैडी को रोज़ दूध पिलाने पहुंच जाती हैं उनके कमरे में। हमें उन पर और डैडी पर नज़र रखनी होगी रुद्र। दोनों एक दूसरे के कमरे में 5-10 मिनट से ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए। समझ गया दीदी। निया और रुद्र दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि श्रद्धा वरुण प्रकरण में श्रद्धा से गलती ज़रूर हुई थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। अविनाश और रश्मिका घर लौटते वक्त रास्ते में श्रद्धा के बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से तुम्हें निया के फ़ोन के बारे में श्रद्धा को बता देना चाहिए। निया के बारे में पता चलते ही उसका ध्यान युवराज की ओर मुड़ जाएगा। वो फिलहाल अपनी बेटी में व्यस्त है, उसे उसी में व्यस्त रहने दो। बेकार में युवराज को याद करके रोने बैठ जाएगी। युवराज के बच्चे अच्छे हैं, अपने बाप से ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें कम से कम श्रद्धा की परवाह तो है। और एक युवराज उस काया के चक्कर में सब कुछ भुलाए बैठा है। उसे अपनी बीवी से ज़्यादा उस काया पर विश्वास है। तुम श्रद्धा की माँ हो रश्मिका, इसीलिए उसके नज़रिए से सोच रही हो। किसी भी पति के लिए आसान नहीं है अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखना, वो भी किसी बाहर के व्यक्ति के साथ नहीं, अपने ही भतीजे के साथ। एक तो युवराज और श्रद्धा की उम्र के बीच इतना बड़ा फासला, और ऊपर से उसकी कम उम्र बीवी का उसके ही भतीजे से अफेयर। बहुत बड़ा कठोर आघात है उसकी मर्दानगी पर। क्या पता इसकी वजह से उसके अहंकार को चोट पहुंची हो। मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ अविनाश, लेकिन अब क्या? कितने महीने बीत गए हैं हमें यहाँ। उसकी बेटी भी पैदा हो गई है। श्रद्धा कब तक अकेले सारी जिम्मेदारियाँ संभालेगी? श्रद्धा भी घर में बैठी यही सोच रही थी कि अब उसे नौकरी करने के बारे में सोचना चाहिए। मुंबई के फ्लैट के किराए से अच्छी खासी आय होती है, लेकिन उसी पर निर्भर होकर तो नहीं रहा जा सकता। युविश्रा जितनी बड़ी होती जाएगी उतने ही उसके खर्चे भी बढ़ने लगेंगे। वैसे भी बेटियों को बड़े होने में समय नहीं लगता। श्रद्धा को युविश्रा के होने के बाद एहसास हो रहा था कि अकेली औरत के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। भगवान का शुक्र था कि वो अकेली नहीं थी, उसकी माँ उसके साथ थी। आज निया फिर से हिम्मत करके युवराज से श्रद्धा के बारे में बात करने के लिए उनके कमरे में गई थी। डैडी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूर तुम्हारी बात श्रद्धा के बारे में होगी, बोलो क्या कहना है। समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों को हमेशा उसकी चिंता क्यों सताती रहती है। कहो क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। डैडी, मैं और रुद्र चाहते हैं कि आप एक बार फिर से श्रद्धा के बारे में सोचें। उसने गलती की है, लेकिन वो गलत नहीं है। हो सकता है वरुण ने उनके खाने की चीज़ में कुछ मिला दिया हो, जिसकी वजह से उनसे ये गलत काम हो गया हो। श्रद्धा आपसे बहुत प्यार करती है डैडी। हमने उसके मुंह से कभी गलती से भी वरुण का नाम तक नहीं सुना। ऐसे कितने लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसा देते हैं। आप एक बार शांति से उन सब बातों के बारे में सोचिए जो श्रद्धा ने अपनी सफाई में कही थी। युवराज इस बार गुस्सा नहीं हुए, आंखें बंद करके श्रद्धा की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगे। निया, तुम अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझोगी। जिसकी तुम पैरवी कर रही हो वो उसके लायक नहीं है। तुम जानती हो उसने सारा दोष बेचारी काया के सर पर मर दिया। उसने कहा कि काया उसे जूस में वो दवा मिलाकर पिलाती थी। उसको क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। वो कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती।
डैडी आजकल गूगल से सब पता चल जाता है। आंटी के पास वजह है ऐसी करने की। श्रद्धा के आने से वो असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उनके मन में आपके लिए भावनाएं थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाई। उन्होंने सोचा आप कभी शादी नहीं करोगे और वो कभी भी आपसे अपनी मन की बात कह देंगी। लेकिन अचानक से आपके जीवन में श्रद्धा आ गई और मन की बात मन में ही रह गई। श्रद्धा की खूबसूरती कम उम्र मानो उन्हें चिढ़ाने लगी। श्रद्धा ने हमेशा उनसे अच्छा ही बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच बढ़ते प्यार ने, हमारे साथ उसके लगाव ने उनमें असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। क्या इतनी सारी वजह काफ़ी नहीं है श्रद्धा को आपकी नज़रों में गिराने के लिए? अगर वो इतना ही श्रद्धा को पसंद करती थी तो उन्होंने एक बार भी उसे घर से जाने से रोका क्यों नहीं? आपको श्रद्धा को घर वापस लाने के लिए समझाया क्यों नहीं? आपको समझाने की बजाय वो रोज़ आपके कमरे में रात को दूध का ग्लास लेकर पहुंच जाती हैं। हम इतने भी छोटे नहीं हैं डैडी, हमें भी सब समझ में आता है। हो गया कि कुछ कहना बाकी है अभी। अपने कमरे में जाओ निया। अपने पिता के निजी जीवन में ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है। निया अपने डैडी की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद वो उसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और काया दूध हाथ में लेकर हाजिर हो गई। दूध का ग्लास देखकर युवराज को निया की बात याद आ गई और वो मन ही मन हंसने लगी। आज दूध लाने में देर कर दी काया? मैंने निया को आपके कमरे में आते हुए देखा था। सोचा वो आपसे कोई ज़रूरी बात करने आई होगी, इसीलिए आप दोनों के निजी समय में दखल डालने नहीं आई। गुड नाइट युवराज, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुको ना काया, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। काया सामने रखे सोफे पर बैठ गई। मैं श्रद्धा को तलाक देने के बारे में सोच रहा हूँ। जो उसने किया है उसके बाद इस शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मेरे ख्याल से आपको श्रद्धा को एक और मौका देना चाहिए। श्रद्धा मासूम है, उम्र में छोटी है, ऐसे में बहकना स्वाभाविक है। इसमें उससे ज़्यादा वरुण की गलती है। वो तो मुंह छुपाकर भाग गया। बेचारी श्रद्धा अकेले आपके गुस्से का शिकार हो गई। अपनी शादी को एक मौका और देकर देखिए युवराज, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। शुक्रिया तुम्हारी सलाह के लिए, मैं इस बात पर गौर करूँगा। काया के जाने के बाद युवराज सोच रहे थे कि यह तो काया सच में बहुत अच्छी इंसान है, या फिर उसने कमरे के बाहर खड़े होकर निया की सारी बातें सुन ली हैं। बात यहाँ श्रद्धा को माफ़ करने की नहीं थी, काया की सच्चाई पता करने के बारे में थी। श्रद्धा के लिए फिलहाल दिल में नफरत के सिवा कोई एहसास नहीं था। उस दिन के बाद से काया संभल गई थी। उसने युवराज के आसपास भटकना पहले से कम कर दिया था। श्रद्धा से ज़्यादा उसे बच्चों पर गुस्सा आ रहा था, जिन्हें अपने सगे बच्चों की तरह पाला। आज वही उसे छोड़ श्रद्धा को इंसाफ दिलवाने में लगे हुए थे। किसी ने सही कहा है, अपना खून अपना होता है। दूसरे के बच्चे को कितना ही प्यार क्यों न कर लो, वो कभी अपना नहीं होता। श्रद्धा ने नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अनुभव ना होने के कारण कहीं बात नहीं बन रही थी। एक वक्त था जब श्रद्धा महंगी गाड़ियों में घूमती थी, घर में नौकरों की कमी नहीं थी। आज वही नौकरी के लिए इधर उधर भटक रही थी। रश्मिका को श्रद्धा की चिंता सताने लगी थी। उसने इस बारे में अविनाश से बात की तो उसने सुझाव दिया कि जब तक श्रद्धा को उसकी मनपसंद नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो किसी स्कूल में या फिर घर में बैठकर ट्यूशन पढ़ा सकती है। श्रद्धा को अविनाश का ये सुझाव पसंद आया। देखने में खूबसूरत तो थी ही और इंग्लिश भी एकदम अव्वल दर्जे की थी, तो इस वजह से स्कूल में नौकरी मिलने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। स्कूल के साथ साथ घर में भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। श्रद्धा और रश्मिका रईसों की ज़िंदगी तो नहीं जी रहे थे, लेकिन फिर भी खुश थे। युवराज से अलग होने के बाद श्रद्धा को एहसास हुआ कि नौकरी करना कितना ज़रूरी है। करियर को लेकर इतनी गंभीरता से पहले सोचा ही नहीं था। ग्रेजुएशन के कुछ समय बाद ही युवराज ज़िंदगी में आ गए थे, फिर शादी हो गई। इतने अमीर आदमी से शादी हुई थी कि नौकरी करने के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जीवन में जब रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसे में बस नौकरी और माँ बाप ही काम आते हैं। श्रद्धा ने जिंदगी के इस अनुभव को भी सकारात्मकता से लिया था। उसे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा मज़ा आने लगा था। उसने टीचिंग को ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। युविश्रा 8 महीने की हो गई थी। एक जगह पर टिककर नहीं बैठती थी, घुटनों के बल चलते चलते कहीं भी पहुंच जाती थी। ना वो चैन से बैठती थी, ना अपनी नानी को चैन से बैठने देती थी। रश्मिका अक्सर मजाक में कहती थी, श्रद्धा तुम्हारी बेटी ने तो मेरा जिम जाने का खर्चा बचा लिया है। 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती है, और गुस्सा तो क्या ही कहो, एक बार गुस्सा आ जाए तो मनाना मुश्किल है। क्या कर सकते हैं, अपने डैडी पर गई है मम्मी। युवराज का गुस्सा क्या कम खतरनाक है? वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन एक बार गुस्सा हो जाए तो मनाना मुश्किल है। पूरी की पूरी युवराज है, सिर्फ आंखें मुझ पर गई हैं। जब भी पूछती हूँ डैडी कहाँ हैं, तो उनकी तस्वीर की तरफ इशारा कर देती है। ये बात कहते हुए श्रद्धा भावुक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब युविश्रा बड़ी हो जाएगी और वो युवराज के बारे में पूछेगी तो वो उसे क्या जवाब देगी। श्रद्धा, तुम युवराज को बता क्यों नहीं देती युविश्रा के बारे में? एक बार उसका चेहरा देख लेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा कि वो उसी की बेटी है। मम्मी, डर लगता है कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। अगर उन्होंने युविश्रा को अपने साथ ले जाने की जिद की तो मैं क्या करूँगी?
उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अपने पैसों के बल पर मुझे कोर्ट में चरित्रहीन साबित करके उसकी कस्टडी ले ली तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। मैं युवराज के बिना रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी के बिना नहीं। युवराज को काया के व्यवहार में कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। हल्के फुल्के जो भी बदलाव उन्होंने पहले महसूस किए थे, उनसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। काया पर शक करने के लिए उन्हें अपने बच्चों पर गुस्सा आ रहा था, जिसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। उस पर भरोसा ना करके वो 2 साल पहले आई श्रद्धा पर भरोसा कर रहे थे, उसके लिए अपने पिता से बहस कर रहे थे। चंडीगढ़ में श्रद्धा अपनी नई जिंदगी के साथ खुश थी। वो सुबह स्कूल चली जाती थी और उसकी अनुपस्थिति में रश्मिका ही युविश्रा को संभालती थी। अविनाश और रश्मिका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। उसके माता पिता भी युविश्रा को बहुत प्यार करते थे। सबको खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया था। अपनी प्यारी प्यारी बातों से वो सबका दिल लगाए रहती थी। कुछ ही दिनों में तो तुम्हें नानी कहकर बुलाना शुरू कर देगी, लेकिन मुझे क्या कहकर बुलाएगी? अंकल कहकर बुलाएगी। अभी तो तुम्हें हम लोगों की देखा देखी अविनाश बुलाने की कोशिश करती है। तुम्हें देखते ही अब शुरू कर देती है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं चाहता हूँ कि युविश्रा मुझे नानू कहकर बुलाए। ये सुनकर रश्मिका थोड़ी सोच में पड़ गई थी। तुम क्या कहना चाहती हो अविनाश? साफ साफ कहो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रश्मिका। काफ़ी समय से ये बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। जब से तुम जिंदगी में आई हो तब से मुझे अपना एक परिवार मिल गया है। श्रद्धा के रूप में मुझे अपनी बेटी मिल गई है। तुम लोगों के साथ की इतनी आदत हो गई है कि जब घर जाता हूँ तो अकेलापन काटने को दौड़ता है। मैंने मम्मी पापा से भी बात कर ली है इस बारे में। वो शादी के लिए तैयार हैं। उनका भी युविश्रा के बिना दिल नहीं लगता। तुम सब जब घर आते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार इकट्ठा हो गया हो। रश्मिका ये सुनकर भावुक हो गई थी। सच कहूँ अविनाश, मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रही थी। तुम साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे हर तकलीफ में तुम संभाल लोगे। अगर तुम साथ नहीं होते तो श्रद्धा को इस हालत में देखकर मैं अनजान शहर में बसना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। तुम तो वो मजबूत सहारा हो जिसने हमें संभाल लिया। अच्छा, अब इतनी बातें मत बनाओ, सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारी हाँ है कि नहीं। मेरी हाँ है, लेकिन एक बार श्रद्धा से भी इस बारे में बात करनी ज़रूरी है। श्रद्धा की हाँ है, मैं उससे बात कर चुका हूँ और ये भी तय हो चुका है कि हम सब साथ रहेंगे शादी के बाद। हद है, सबसे बात करने के बाद मेरे लाए रह रहे हो रश्मिका, नाराज मत हो। अब तुम युविश्रा की तरह रोना मत शुरू कर देना। रोना शब्द सुनते ही युविश्रा को याद आ गया कि उसे रोना है और वो रोने लगी। चलो घर चलते हैं, श्रद्धा को याद करके रो रही होगी। काश युवराज भी श्रद्धा की याद में ऐसे ही रोता तो दिल को थोड़ी ठंडक पड़ जाती। चिंता मत करो रश्मिका, वो दिन भी आएगा। रविवार का दिन था। निया, रुद्र और युवराज घर में बने पूल में स्विमिंग कर रहे थे। काया तीनों के लिए जूस ले आए पीने के लिए। जूस पीने के थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। युवराज स्विमिंग करके थक गए थे, इसीलिए उन्हें लेटते ही नींद आ गई। अचानक से उनकी आंख खुली और वो उठकर बैठ गए। शरीर और मन दोनों में बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। सपने में उन्होंने श्रद्धा को देखा था, वो भी बेहद करीब। श्रद्धा को गए हुए साल बीत गया था, लेकिन उन्हें कभी ऐसा सपना नहीं आया था। दिल में उसे छूने की इतनी तड़प पहले कभी महसूस नहीं हुई थी जितनी वो अब कर रहे थे। उन्होंने गिलास भर पानी पिया और काफ़ी देर तक शावर लेते रहे। कोल्ड शावर लेने के बाद कहीं जाकर उनका मन शांत हुआ। खैर, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद रात को दूध पीने के कुछ समय बाद फिर वही बेचैनी और तड़प सी महसूस होने लगी। पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो देखा वो खाली थी। पानी लेने किचन में गए तो फ्रिज में भी एक बोतल नहीं थी और ना ही बाहर थी। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में बोतल हाथ से नीचे गिर गई, जिससे काया की आंख खुल गई और वो नाइट ड्रेस में ही किचन में आ गई। क्या हुआ युवराज, कुछ चाहिए क्या? काया को नाइट ड्रेस में देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। बस जज्बात किसी बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रहे थे। किसी तरह उन्होंने खुद को नियंत्रण में किया और उसे डांटने लगे। मेरे कमरे में तुमने पानी की बोतल भरकर क्यों नहीं रखी? ऊपर से ना तो फ्रिज में बोतल दिख रही है और ना ही बाहर। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। काया ने उनके हाथ को हल्के से दबाया और मुस्कुराने लगी। शांत हो जाइए युवराज, आप अपने कमरे में जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। युवराज चुपचाप अपने कमरे में चले गए थे। कुछ ही सेकंड्स बाद काया पानी लेकर आई थी। इतना पानी काफ़ी है प्यास बुझाने के लिए कि और ले आऊं? युवराज एक ही सांस में पूरा पानी गटक गए और आंखें बंद करके लेट गए। काया उनके बालों को सहलाने लगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना युवराज? उसके छूते ही धड़कनें तेज होने लगी थी। जब युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उठकर जाने लगी। काया, मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। सोफे पर बैठने की बजाय काया उनके सिरहाने बैठकर प्यार से उनका सर दबाने लगी। श्रद्धा के जाने के बाद आपने अपने आप को काम में पूरी तरह व्यस्त कर लिया है। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको आराम की ज़रूरत है। युवराज का दिमाग इस समय किसी और ही दिशा में भटक रहा था। काया धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी और वो उसकी नज़दीकियों को चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे।
काया का स्पर्श उन्हें बेचैन कर रहा था। जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। हार कर युवराज ने कदम आगे बढ़ा ही दिया। वो काया के होठों को छूने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें संभाल लिया। ऐसे में काया उनके बाथरूम में जाकर छुप गई। युवराज ने पसीना पोंछते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर निया खड़ी थी। क्या हुआ निया, तुम अभी तक सोई नहीं हो? डैडी, आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा गर्म हो रहा है। आप रुद्र के कमरे में क्यों नहीं सो जाते जाकर? मैं यहीं ठीक हूँ। ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस वक्त यहाँ आने की वजह। डैडी, मुझे मम्मी की याद आ रही थी। काया आंटी के कमरे में गई तो वह कमरे में नहीं थी, इसीलिए आपके पास आ गई। ठीक है, तुम अपने कमरे में चलो, वहीं बैठकर बात करते हैं। जी डैडी। निया के जाते युवराज ने काया को बाहर आने के लिए कहा। निया चली गई है, तुम बाहर आ सकती हो। काया बाहर आ गई थी और उम्मीद भरी नजरों से युवराज की तरफ देख रही थी। काया, मैं निया के कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। ऐसा करो, आज तुम उसी के साथ सो जाओ, उसे अपनी मम्मी की याद आ रही है। जी युवराज। सॉरी काया, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। काया ने कुछ नहीं कहा, वह बिना प्रतिक्रिया दिए वहाँ से निकल गई। युवराज कुछ देर निया के पास बैठकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मन ही मन वो भगवान का शुक्र कर रहे थे कि निया के माध्यम से उन्होंने उन्हें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। काया के मन बहुत ही गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि युवराज के साथ सोने की बजाय उसे निया के साथ सोना पड़ रहा था। इधर श्रद्धा बहुत ही खुश थी अपनी मम्मी को अविनाश के साथ इतना खुश देखकर। दोनों ने शादी के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया था। अविनाश ने अपनी एक्स वाइफ और बेटी को अपनी शादी के फैसले के बारे में बता दिया था। दोनों को ही कोई समस्या नहीं थी। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सब सुखना झील गए हुए थे। शाम को बहुत अच्छा लगता था झील के किनारे बैठना, बोटिंग करना। चंडीगढ़ मुंबई से लाख गुना अच्छा था। न ट्रैफिक की मारामारी, ना ही प्रदूषण और ना ही लोगों की भीड़। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे वृक्षों ने शहर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। यहाँ दौड़ भाग नहीं थी, किसी को कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं थी। सभी ट्रैफिक के नियमों का बखूबी पालन करते थे। यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय था और यहाँ के खाने की तो बात ही अलग थी। श्रद्धा और रश्मिका दोनों दाल मखनी, मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग और बटर चिकन की तो फैन हो गई थी। 15 दिन में एक बार छोले भटूरे और मटर कुलचे तो हो ही जाते थे। इस शहर ने श्रद्धा को सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दी थी। कभी कभी शहर बदलने से किस्मत बदल जाती है। जहाँ श्रद्धा अपनी नई जिंदगी से खुश थी, वहीं युवराज थोड़ा परेशान थे। वो उस रात के बारे में सोच रहे थे। ऐसा उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था और जैसा कल रात महसूस किया। उन्हें हमेशा से अपने जज्बातों पर नियंत्रण रहा है, लेकिन कल रात जो भी हुआ उसने तो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि काया उन्हें अपने करीब आने से रोका क्यों नहीं। वो तो उस समय होश में नहीं थे, लेकिन वो तो होश में थी। कहीं निया और रुद्र की बात सही तो नहीं। उन्होंने ऑफिस पहुँचते ही देवेंद्र को कैबिन में बुलाया। देवेंद्र, एक काम है तुमसे। जी सर। काया पर नज़र रखनी है और पता लगाओ कि आजकल श्रद्धा कहाँ रह रही है। श्रद्धा की सारी जानकारी फ़ोटो सहित चाहिए। जी सर। सर, काया से मतलब आपके बच्चों की नैनी से है ना? हाँ देवेंद्र, ये बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। जी सर। देवेंद्र पर उन्हें पूरा भरोसा था। उसने उन्हें आज तक निराश नहीं किया था। ऑफिस से लेकर उनके निजी काम सब देवेंद्र ही करता था। रात को जानबूझकर देर से घर आए थे। बच्चे सो चुके थे और काया उनके इंतज़ार में जाग रही थी। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। थोड़ी देर बाद काया दूध लेकर आई थी कमरे में। काया, कल रात को जो हुआ वो सही नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। पता नहीं कल कैसे मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। युवराज की बात पूरी सुने बिना ही काया अपने कमरे में चली गई थी और फुफक फुफक कर रोने लगी थी। वो रोते रोते कह रही थी, मुझे आपकी इज्जत नहीं, आपका प्यार चाहिए युवराज। जैसे आप श्रद्धा को प्यार करते थे, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी वैसे ही प्यार करें। मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं आपकी एक छून के लिए कितना तरस रही हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा अपना हो जो मुझे प्यार करे। मैं जानती हूँ मैंने देर कर दी खुद की भावनाओं को समझने में, लेकिन अब क्या करूँ, ये दिल संभाले नहीं संभल रहा है। जिस दिन से मैंने आपको श्रद्धा को प्यार करते हुए देखा है, उस दिन से मानो जितने भी सोए हुए जज्बात थे भीतर वो सब जाग गए हों। मैं आपको किसी काम के लिए बुलाने आई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। आप और श्रद्धा साथ थे। उस खामोशी में आप दोनों की तेज़ सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस लम्हे में दिल को एहसास हुआ कि मैं कितनी अकेली हूँ।
मैं आपसे प्यार करती हूँ युवराज, मुझे आपका प्यार चाहिए। ना जाने कब वो रात आएगी जब आप मेरी तरफ देखेंगे। औरत होने के नाते मैं पहल भी नहीं कर सकती। श्रद्धा को गए हुए इतना समय बीत चुका है और आप अभी तक उसी में उलझे पड़े हैं। माना ये इश्क नापाक है, आप पर किसी और का हक है, पर मैं इस दिल का क्या करूं जो आपके पीछे पागल है। इस इश्क ने मुझे वो बना दिया है जो मैं नहीं थी। काश मैं कभी इस घर में नौकरी करने आती ही नहीं। काश कभी आपसे मुझे प्यार होता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे काश हैं जो मेरे सीने में सुलग रहे हैं और ना जाने कब तक सुलगते रहेंगे। आग की सुलगने लगती है जिसमें मैं आपकी एक निगाह भर से, ना जाने आपके सख्त हाथों की छुअन क्या कयामत ढाएगी। पागलपन की हद तो देखो, ये जानते हुए भी कि दहलीज के बाहर एक आग का दरिया है, फिर भी दिल उस आग की तपिश को करीब से महसूस करना चाहता है। ये आग तबाही के सिवा कुछ नहीं देगी, फिर दिल उस आग में जलना चाहता है। मोहब्बत ने कब किसको आबाद किया है जो ये मुझे करेगी। ये इश्क नापाक है, इश्क में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं, और ये दिल कह रहा है उसे रुसवाई का डर नहीं। जानती हूँ ये इश्क नापाक मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब कदम पीछे खींचने की मुझ में हिम्मत नहीं। काया ने अपने आंसू पोंछे, हुलिया ठीक किया और युवराज के कमरे में चली गई। वो दूध पीकर सो चुके थे। काया उनकी बगल में जाकर लेट गई और उन्हें प्यार करने लगी। युवराज को कुछ भान नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो युवराज के कंधे पर सर रखकर सो गई थी और सुबह उनके उठने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई थी। काया की यह पहली रात थी युवराज के साथ। चाहे उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना हुआ हो, लेकिन युवराज के सानिध्य भर से ही वो संतुष्ट थी। युवराज सोकर उठे तो उन्हें सब कुछ भारी भारी सा लग रहा था। शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। वो तो रात को शर्ट के बटन बंद करके सोए थे, सुबह अचानक से कैसे खुल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने काया को फ़ोन करके स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई। काया ने आज चहकते हुए युवराज को गुड मॉर्निंग विश किया। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो काया। हाँ, कल रात काफ़ी समय बाद मुझे चैन की नींद आई, इस वजह से मूड अच्छा है। चलो अच्छा है, किसी को तो चैन की नींद आई, मेरा तो सोकर उठने के बाद से सर भारी है। आप कॉफ़ी पीजिए, तब तक मैं आपका नाश्ता तैयार करवाती हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और फिर वो कुछ देर बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। घर में कोई नहीं था, काया का ही राज था। स्विमिंग करते करते जूस पी रही थी और युवराज के साथ बिताई हुई रात के बारे में सोच रही थी। काश कल रात आप होश में होते तो रात और यादगार बन जाती युवराज। युवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है आजकल। कल रात को तो कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई, सब कुछ सामान्य था। बस ऐसा लग रहा था जैसे बदन को कोई सहला रहा हो, पर ऐसा सच में हुआ था कि महज एक सपना था, या वो यकीन से नहीं कह सकते थे। काया का व्यवहार भी रात को सामान्य था, उल्टा वो परसों रात की हरकत से नाराज सी लग रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरी श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन सीढ़ी में तो श्रद्धा बहुत खुश लग रही थी। वो सीढ़ी की याद आते युवराज का मुंह कसैला सा हो गया था। कुछ दिनों बाद देवेंद्र अपनी रिपोर्ट के साथ हाजिर हो गया। बोलो देवेंद्र, क्या खबर है। सर, पहले श्रद्धा मैम के बारे में बताऊं या काया जी के बारे में। शुरुआत काया से करो। सर, वो अधिकांश समय घर पर ही रहती है, बाहर एक केमिस्ट की दुकान तक जाती है या फिर घर के पास बने मॉल में घूमने के लिए। केमिस्ट के पास पता किया कौन सी दवाई लेने जाती है और अब तक कितनी दवाइयाँ वहाँ से ले चुकी है। नहीं सर, केमिस्ट से काया के नाम के जितने भी 1 साल पुराने बिल हैं वो सब निकलवाओ जल्दी से जल्दी। श्रद्धा की क्या खबर है। सर, वो चंडीगढ़ में है अपनी मम्मी के साथ। वो आजकल स्कूल में नौकरी कर रही है। उनकी एक बेटी भी है। अविनाश नाम के एक व्यक्ति के परिवार के साथ उनका काफ़ी मेल जोल है। श्रद्धा की बेटी है, ये सुनते ही उनके दिमाग की नसें तन गई थी। मन ही मन कह रहे थे ये ज़रूर उस वरुण की बेटी होगी। ये अविनाश कौन है। अविनाश मिसेस रश्मिका के बचपन का दोस्त है। इस सीडी में श्रद्धा मैम और उनके परिवार की तस्वीरें हैं। ठीक है देवेंद्र, अब तुम जाओ। देवेंद्र के जाते ही युवराज ने सीडी लगा दी लैपटॉप में। श्रद्धा को देखते ही उसकी सांसें थम सी गई। पहले से हल्का वजन बढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन सुंदर लग रही थी हमेशा की तरह। श्रद्धा की गोद में बैठी उसके बेटे की तस्वीर देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने गौर से उसको देखा, बार बार देखा। वो इतने भावुक हो गए थे कि आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिसे वो वरुण की बेटी कह रहे थे वो तो हूबहू उनकी कॉपी थी। आंखें श्रद्धा की थी, बाकी दिखने में वो बिल्कुल उनकी तरह थी। इसका मतलब श्रद्धा सच कह रही थी कि उसकी कोख में उनका अंश है। उन्हें गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने उस समय श्रद्धा के लिए और उनके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए। अपनी बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो भाव विभोर हो गए थे। सारा काम छोड़कर बसों से ही निहारे जा रहे थे। उसका फोटो उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगा लिया था। काया के नाम के मेडिकल बिल शाम तक युवराज के टेबल पर पहुंच गए थे। काया कौन सी दवाइयाँ ले रही थी। सर, आप बिल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
देवेंद्र, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ जो मुझे नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मुझे गूगल करना पड़ेगा और इस वक्त मैं ये सब करने के मूड में नहीं हूँ। सर, उन्होंने रोज़मर्रा की दवाई के अलावा केमिस्ट से इच्छा बढ़ाने वाली और नींद की गोलियाँ ली थी। ये सुनकर युवराज का दिमाग घूम गया था। देवेंद्र के सामने उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। देवेंद्र, चंडीगढ़ जाने के लिए जो भी पहली फ़्लाइट मिले उसे बुक करवा दो। ठीक है सर। युवराज उस दिन जल्दी घर चले गए थे। घर पहुंचते ही वो बच्चों के कमरे में चले गए। काया भी वहां मौजूद थी। निया, रुद्र, मेरी कल शाम 6 बजे की फ़्लाइट है चंडीगढ़ की। आने में समय लग सकता है। कुछ भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक के लिए पार्टीज़ में जाना बंद। समझ आ गया ना तुम दोनों को? जी डैडी। काया, बच्चों का ख्याल रखना। जी युवराज। उन्हें काया पर इस वक्त गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, लेकिन वो इस समय उसे उलझना नहीं चाहते थे। वैसे भी इस वक्त उनका श्रद्धा के पास पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था। रात को काया रोज़ की तरह उनके कमरे में दूध रखने के लिए आई तो उन्होंने पीने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनका आज दूध पीने का मन नहीं है। मन में सोचकर काया दूध वापस ले गई। काया के जाने के बाद वो श्रद्धा के बारे में सोचने लगी। जब उन दवाइयों का प्रभाव मुझ पर इतना गहरा पड़ सकता है तो श्रद्धा का क्या हाल हुआ होगा। वो तो वैसे ही मुझसे उम्र में इतनी छोटी है। श्रद्धा कभी भी खुद से पहल नहीं कर सकती। काया को वरुण की बदनीयति के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बताया नहीं। जानबूझकर श्रद्धा को उसके कमरे में भेज दिया और फिर ना चाहते हुए भी मेरी श्रद्धा ने वो कर दिया जिसकी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। अब समझ आ रहा है वो उस दौरान इतना रोती क्यों थी, क्यों बार बार मुझे जल्दी घर लौटने के लिए कहती थी। काया इतनी हद तक नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बीवी मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो उसने श्रद्धा को मेरी नज़रों में गिरा दिया। ज़बरदस्ती उसे किसी और पुरुष के आगे झोंक दिया। ये अच्छा नहीं किया काया तुमने। मेरे भरोसे का तुमने ये इनाम दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फूल सी नाजुक बीवी पर हाथ उठाया, उसे प्रेगनेंसी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सोचकर ही मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। मैं उससे उम्र में इतना बड़ा होकर भी परिपक्वता नहीं दिखा पाया जो उसने इतनी छोटी उम्र में दिखा दी। जिस दौलत पर इतना नाज है मुझे, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बच्चे को लेकर अकेले पालती रही। श्रद्धा, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ जो मैंने तुम पर भरोसा ना करके काया पर भरोसा किया। जानता हूँ तुम्हें मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें मनाकर ही रहूँगा। काया का क्या करना है ये बाद में आकर सोचूंगा। फिलहाल मेरे लिए श्रद्धा ज़रूरी है। युवराज ऑफिस से ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थे। कैब करके सीधा वो श्रद्धा के घर चले गए थे। उनका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, घबराहट हो रही थी। 1 साल बाद श्रद्धा और अपनी बेटी से जो मिलने वाले थे। रश्मिका और श्रद्धा रात को 8:30 बजे तक डिनर कर लिया करते थे। सारा काम खत्म करने के बाद श्रद्धा युविश्रा को लेकर अपने कमरे में चली गई थी सोने के लिए। रश्मिका हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राते हुए उठी। इस वक्त कौन आ गया? युवराज को सामने देखकर रश्मिका के होश उड़ गए। मिसेस रश्मिका, दरवाज़ा भी खोलेंगी या यूं ही देखती रहेंगी? रश्मिका के दरवाज़ा खोलते ही युवराज अपना सूटकेस लेकर अंदर आ गए। श्रद्धा कहाँ है? वो अंदर कमरे में है। 1 मिनट रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर उसे सरप्राइज़ दूंगा। रश्मिका युवराज को देखकर इतनी हैरान थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में सामने युवराज खड़े हैं या फिर ये उनका भ्रम है। युवराज श्रद्धा और अपनी बेटी को देखने के लिए उत्साहित भी थे और साथ ही थोड़ा घबराए हुए से भी थे श्रद्धा की प्रतिक्रिया को लेकर। बिना दरवाज़ा खटखटाए ही युवराज कमरे में दाखिल हो गए थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। श्रद्धा चादर ओढ़कर लेटी हुई थी और साथ में उनकी बेटी भी। कौन आया था मम्मी? युवराज। आपकी आवाज़ को क्या हो गया है और अचानक से युवराज का नाम क्यों ले रही हैं? जैसे ही युवराज ने लाइट ऑन की, श्रद्धा उन्हें देखते ही चिल्ला पड़ी, युवराज आप? वो उन्हें लगातार देखी जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने युवराज खड़े हैं। उसके चिल्लाने से युविश्रा की नींद खुल गई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने उसे गोद में उठाया और युवराज के चेहरे को छूकर देखने लगी कि सच में सामने युवराज खड़े हैं या फिर वो खुली आंखों से सपना देख रही है। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ श्रद्धा। श्रद्धा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। वो उन्हें इतने समय बाद देखने की खुशी, आंसू, गुस्सा सब एक साथ महसूस कर रही थी। युवराज ने जैसे युविश्रा को गोद में लेने के लिए हाथ आगे किया, वो झट से उनकी गोद में चली गई और गोद में जाते ही मुस्कुराने लगी। इसका नाम क्या है श्रद्धा? युविश्रा। नाम सुनकर युवराज खुश हो गए थे। युविश्रा के नाम में तो हम दोनों का नाम शामिल है। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, एकदम गोल मटोल, दिखने में हूबहू मेरे जैसी है। युविश्रा के मुंह से डैडी सुनकर युवराज भावुक हो गए थे। इसे कैसे पहचान लिया मुझे? कमरे में एक बार नज़र घुमाकर देखिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको। दीवार पर हर जगह श्रद्धा और युवराज की तस्वीरें थी, साथ में निया और रुद्र की भी। वो सबको पहचानती है।
श्रद्धा के प्रेम ने उन्हें निशब्द कर दिया था। इतना सब होने के बावजूद भी उनकी बेटी ने उन्हें पहचान लिया, उनकी गोद में आ गई। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि श्रद्धा आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। उसने आपसी संबंधों में आए हुए तनाव का असर बच्ची पर नहीं पड़ने दिया। इस बात ने उनके मन में श्रद्धा के लिए इज्जत और भी बढ़ा दी थी। युवराज, लाइए अब आप मुझे दे दीजिए, मुझे सुबह स्कूल जाना है। मेरे पास रहने दो ना थोड़ी देर। तुम सो जाओ, मैं उसे सुला दूंगा। आपको होटल वापस जाना होगा, ये मुंबई नहीं है जो पूरी रात जागती रहेगी। समय से निकल जाइए वरना कैब नहीं मिलेगी। मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं आया हूँ, मैं यहीं रुकूंगा। युवराज, यहाँ आपके नौकर चाकर नहीं है जो आपको हुक्म बजाएंगे। आपको यहाँ अपने बंगले जैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसीलिए बेहतर है आप किसी होटल में शिफ्ट हो जाइए। मैं मैनेज कर लूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, फिर आप हॉल में जाकर सोफे पर सो जाइए। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ सोऊंगा। श्रद्धा ने युविश्रा को युवराज की गोद से लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मुंह फेर लिया और वो युवराज से चिपक गई। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी और श्रद्धा को गुस्सा आ गया। 9 महीने मैंने पेट में रखा, रातों की नींद खराब की और अब अपने डैडी पर चिपक गई है जाकर, जिन्हें साल भर बाद याद आया है कि उनकी कोई बेटी भी है। बहुत शौक चढ़ा है ना आपको अपनी बेटी को संभालने का, तो संभालिए। कुछ हुआ तो मुझे मत जगाइएगा। युवराज को युविश्रा के साथ खेलते हुए देखकर श्रद्धा को अच्छा लग रहा था। ये सोचकर तसल्ली महसूस हो रही थी कि कम से कम युविश्रा को अपने पिता का प्यार तो मिल रहा है। श्रद्धा सो गई थी लेकिन युविश्रा सोने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर खेलने के बाद रोने लगी थी। युवराज उसे गोद में लेकर घुमा रहे थे लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रही थी। उससे उन्हें थोड़ी थोड़ी बदबू भी आने लगी। उन्होंने श्रद्धा को जगाया। श्रद्धा, युविश्रा ने शायद शी कर दी है, ज़रा उठकर साफ कर दो ना। ये साइड में बैग पड़ा है, उस पर डायपर और वाइप्स रखी हैं। बेटी को संभालने का बहुत शौक चढ़ा है ना आपको, तो अब संभालिए अपनी बेटी को। मुझे ये सब नहीं करना आता श्रद्धा। कोई बात नहीं, सीख जाइए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सच्ची में अपनी बेटी से प्यार है तो उसे संभालिए। माँ ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है बच्चों को सुसु पोटी साफ करने का, बाप का भी फर्ज है। श्रद्धा गुस्से से पीठ पलटकर सो गई थी। बेचारे युवराज, उन्होंने तो कभी निया और रुद्र के भी साफ सफाई वाले काम नहीं किए थे। घर में सिम्मी थी और साथ में आया भी तो ये सब काम करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाक बंद करके उन्होंने जैसे तैसे युविश्रा का डायपर बदला। डायपर बदलने के बाद भी उसका चेहरा, उसका रोना चालू था। श्रद्धा, डायपर तो बदल दिया है तो अब फिर भी युविश्रा क्यों रो रही है? भूख लगी रही होगी उसको। उसके दूध की बोतल कहाँ है? दूध की बोतल रसोई में रखी हुई है, जाकर ले आइए। अब रसोई कहाँ है मुझे क्या पता। युवराज, 2 कमरों का घर है, बाहर जाएंगे तो रसोई आपको अपने आप दिख जाएगी। युवराज रसोई में बोतल ढूंढने लगे लेकिन उन्हें कहीं मिली नहीं। जब कमरे में वापस आए तो युविश्रा अपनी मम्मी का दूध पीते हुए सो रही थी। तुमने झूठ क्यों बोला श्रद्धा? धीरे बोलिए, उठ जाएगी। युवराज मुंह बनाकर चुपचाप युविश्रा के बगल में लेट गए। कुछ ही घंटों में वो समझ गए थे कि बच्चा पालना कोई खाने का काम नहीं है। दिन भर के थके हुए थे कि लेटते ही नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो साथ में युविश्रा को साथ में सोते हुए देखकर उनके होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे चूमने ही जा रहे थे कि श्रद्धा ने मना कर दिया। अभी उसे प्यार मत कीजिए, एक बार उठ गई ना तो मुझे स्कूल नहीं जाने देगी। आपको जो कुछ भी खाना हो बाहर से ऑर्डर कर लीजिएगा। हमारे यहाँ युवराज सिंह राठौर के घर जैसा नाश्ता नहीं मिलता। अपने कामों के लिए मम्मी को परेशान मत करिएगा और युविश्रा को घर से बाहर लेकर मत जाइएगा। मैंने आप पर भरोसा करके आपको अपनी बेटी के करीब आने दिया है। उम्मीद है आप मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। श्रद्धा, मैं तुम्हें और युविश्रा को लेने आया हूँ, अपने घर चलो। ये सुनकर श्रद्धा हंसने लगी। मेरा घर? वो घर मेरा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। युवराज, जिस घर में मैं फ़िलहाल रह रही हूँ ये मेरा घर है, यहाँ से कोई मुझे निकाल नहीं सकता। खैर, इस बारे में शाम को बात करते हैं, अभी मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। श्रद्धा स्कूल के लिए निकल गई थी। युवराज के लिए श्रद्धा को मनाना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। श्रद्धा के स्कूल जाने के बाद युवराज कुछ देर और सो गए थे। युविश्रा के रोने की आवाज़ के साथ ही उनकी नींद खुली। वो उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगे लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी मम्मी को तलाश रही थी। वो उसे उठाकर कमरे से बाहर ले गए। गुड मॉर्निंग मिसेस रश्मिका। युविश्रा शायद अपनी मम्मी को याद करके रो रही है। गुड मॉर्निंग युवराज। वैसे तो मेरी युविश्रा इतना नहीं रोती लेकिन आजकल उसके दांत निकल रहे हैं, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। रश्मिका युविश्रा के लिए दूध की बोतल ले आई थी। वो दूध पीते ही शांत हो गई और अपनी मम्मी नानी की गोदी में सिमट गई। नाश्ते में सैंडविच बनाकर रख कर गई है श्रद्धा। आप अभी खाएंगे या नहाने के बाद? मैं बाद में अपने आप ले लूँगा नाश्ता, आप चिंता मत कीजिए। मिसेस रश्मिका, जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलती माफ़ी मांगने लायक तो नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं श्रद्धा को घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। युवराज, मेरे माफ़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि श्रद्धा आपको माफ़ कर दे। हर माँ की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि उसका घर फिर से बस जाए।
युविशा को अपने पिता का प्यार मिल जाए, लेकिन श्रद्धा पर मैं अपना फैसला थोपना नहीं चाहती। वो जो फैसला लेगी मैं उसमें उसका साथ दूंगी। वो काया का चेहरा ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं देखना चाहती और ना ही उस घर में दोबारा कदम रखना चाहती है। मैं मानती हूँ मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन वो अनजाने में हुई। वो काया की साजिश का शिकार हो गई। आपको भी अगर उन गोलियों की हाई डोज जूस में पिलाकर दी जाती तो आप भी वही करते जो श्रद्धा ने किया। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने अपनी पत्नी पर भरोसा ना करके काया पर भरोसा किया। उस पर भरोसा ना करते कम से कम सबूतों पर तो भरोसा करते, पर आपने उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया। मैंने आपको अभी एक फ़ोटो और वीडियो भेजा है, उसे देखिए और सोचिए आपने श्रद्धा के साथ क्या किया है और बदले में उसकी क्या सोच है आपके बारे में। आप इन सब बातों में अपना दिमाग लगाइए। तब तक मैं युविशा को नहलाकर आती हूँ। युवराज श्रद्धा की उस दिन की तस्वीर देखकर कांप उठे थे। उनके थप्पड़ की वजह से उसका चेहरा सूजा हुआ और होंठ पर कट का निशान था, वो भी फूला हुआ था। आदमी गुस्से में किस हद तक गिर सकता है, ये उसकी निशानी थी। क्रोध की अवस्था में सब लोग बराबर ही होते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा। युवराज को इस वक्त अपने बर्ताव पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो आज अपनी नज़रों में गिर गए थे और जब वीडियो देखी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वीडियो में श्रद्धा को लेबर रूम में ले जाया जा रहा था और वो दर्द में भी युवराज का नाम पुकार रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उनके उम्र में इतना बड़ा होने के बाद भी जिस श्रद्धा ने उन्हें इतना प्यार किया, उनके अमानवीय व्यवहार के बावजूद जिसने उन्हें अपने दिल में जिंदा रखा, अपने बेटे के करीब आने से नहीं रोका, उन्होंने उसका मान नहीं रखा, उस पर विश्वास ना करके काया पर भरोसा किया। श्रद्धा, चाहे जितना भी वक्त लगे तुम्हें मनाने में, मैं तुम्हें मनाकर ही रहूंगा। श्रद्धा दोपहर को 3 बजे स्कूल से घर आई तो देखा युवराज और युविशा साथ सोए हुए थे। अच्छा लग रहा था दोनों बाप बेटी को यूं सुकून से सोता हुआ देखकर। वो भी खाना खाकर लेट गई थी। शाम को अविनाश घर आए थे सबसे मिलने के लिए। उन्हें देखते ही युविशा उनकी गोद में चली गई थी। वो युविशा को देख रहे थे और फिर युवराज को। आप युवराज हैं क्या? जी। युविशा बिल्कुल आप पर गई है। ये सुनकर युवराज के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरा नाम अविनाश है। मैं और रश्मिका बचपन के दोस्त हैं और बड़ी जल्दी शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो आप दोनों को। शुक्रिया। चाय पीने के बाद अविनाश और रश्मिका युविशा को लेकर नीचे चले गए थे ताकि युवराज और श्रद्धा को कुछ समय मिल सके बात करने के लिए। श्रद्धा बच्चों की स्कूल की कॉपियाँ चेक कर रही थी। श्रद्धा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए, मैं सुन रही हूँ। श्रद्धा, ज़रूरी बात है, मजाक नहीं है। स्कूल का काम थोड़ी देर बाद कर लेना। ठीक है, कहिए आपको क्या कहना है। चलो अपने घर चलें। मैं अपने घर पर नहीं ही हूँ युवराज, मैं हमारे घर की बात कर रहा हूँ। वो मेरा घर शुरू से ही था नहीं, वो आपका और काया का घर था। मैं तो बस बदकिस्मती से आप दोनों के बीच में आ गई। बेकार की बकवास बंद करो श्रद्धा, तुम जानती हो सच नहीं है। सच ये है युवराज कि आपने मन में अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चों की नैनी के लिए इज्जत है। आपको अपनी पत्नी से ज़्यादा नैनी पर भरोसा है। आपकी पत्नी गलत हो सकती है लेकिन नैनी नहीं। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हर समय बस आपको इसी बात का ख्याल रहता था कि कहीं काया को बुरा ना लग जाए। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जान से मारने तक की कोशिश की। उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और जब इससे काम नहीं बना तो उसने मुझे वो इच्छा बढ़ाने वाली गोलियां खिला दी जिसकी वजह से मैंने ना चाहते हुए भी खुद को एक दूसरे के व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। जानते हैं उस रात के बाद जब मैं सोकर उठी तो मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं घंटों शावर के नीचे बैठी रही और अपने बदन से उस रात के निशान मिटाने की कोशिश करती रही। ये एक ऐसा बलात्कार था जिसे मैं चाहती हुए भी रोक नहीं पाई, जो कहने को मेरी मर्जी से हुआ था लेकिन उसमें मेरी हाँ शामिल नहीं थी। उस औरत ने मुझे आपकी नज़रों में, अपनी नज़रों में हमेशा के लिए गिरा दिया। उसकी वजह से मेरे दामन पर बेवफा होने का दाग लग गया। उसने मुझे गंदा कर दिया। उस औरत की शक्ल से, नाम से भी मुझे नफरत है। ना मैं कभी उसका चेहरा देखूंगी ज़िंदगी में और ना ही उस घर में दोबारा कदम रखूंगी। 1 साल बाद आई है आपको अपनी बीवी की याद। युविशा की शक्ल आपसे मिलती है, इसीलिए उसे देख देख कर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। ये आप ही के शब्द थे ना कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ज़रूर वरुण का होगा या बाकी मर्दों में से किसी एक का जिससे तुम्हारे साथ रात गुजारी होगी। तुम तो वैश्याओं से भी गई गुजरी हो। 1 साल बाद कैसे याद आ गया आपको अपनी चरित्रहीन बीवी की। मैं वो थप्पड़ कभी नहीं भूल सकती जो आपने मुझे मारा था। आप ही ने कहा था ना, पता नहीं कितनी आग है तुम में जो साले खत्म ही नहीं होती। तो सुनिए युवराज, मेरे जिस्म की आग ठंडी हो चुकी है। अब मुझे ना आपकी ज़रूरत है ना ही किसी और आदमी की। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। जब आपका मन करेगा मिलने के लिए तब आप आ सकती हैं। मैं आपको उससे मिलने से कभी नहीं मना करूँगी। आपको तलाक चाहिए था ना, मैं आपको तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ एक बात और, मुझे आपसे तलाक के बदले में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छे से अकेले पाल सकती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद युवराज के पास शब्द नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। उनमें उससे माफ़ी मांगने तक की भी हिम्मत नहीं थी। उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि जिसके आगे माफ़ी शब्द भी बहुत छोटा था।
जारी है। क्या श्रद्धा माफ़ कर पाएगी युवराज को? क्या युवराज उसे घर ले जाने में कामयाब रहेंगे? क्या काया को उसके किए की सज़ा मिल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ना उम्र की सीमा हो, इश्क नापाक।